हेलो डियर स्टूडेंट। सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के गणित विषय जो कि विगत 6 वर्षों के जो प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा हुई है, ये प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के सेट होते हैं, जैसे कि ए, बी और सी। उस सेट के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उसमें विभिन्न अंक वाले प्रश्न होते हैं। कि होता है हमारे पास 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 4 और 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं या देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो 4 अंक वाले हैं उसका दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा 6 अंक वाला 1, 2, 3 और 4 भाग पूर्ण हो चुका है। 4 अंक वाले का एक भाग पूर्ण हो चुका है। आज हम का दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे पुराने वीडियो 6 अंक वाले चारों वीडियो और 4 अंक वाले पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप दे सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिए, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम आपके सुझाव को सादर आमंत्रित करते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की और देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लगे हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जितने भी है सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहला हमारा सारणिक का प्रगुण। इससे पहले वाले वीडियो में भी सारणिक के प्रगुण पर आधारित प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ये सिद्ध करने वाला आता है। देख लीजिए, सबसे पहले मैं प्रश्न को लिखता हूँ। एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y, फिर है मेरे पास एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस वाई और ये एक्स। हमको करना क्या है? सर्वप्रथम हमें एक संक्रिया लगानी है। देख रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई भी तीनों पंक्ति या स्तंभ को आप जोड़ देंगे तो एक ही चीज आप पाएंगे, 3x धन 3y। तो चलिए मैं संक्रिया लगा लेता हूँ। पंक्ति R1 को बदल देता हूँ मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ जुड़ के आ जाएगा ये 3x धन 3y, 3x धन 3y और 3x धन 3y। बाकी अपने जगह में उसी तरह रहेंगे, x धन 2y, ये x और x धन y। नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारा x धन y, के बाद आ जाएगा x धन 2y और ये मेरा x। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे, जो हमारा पंक्ति R1 है उसमें एक चीज कॉमन है। तो R1 से 3x 3y उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर चलिए क्या जाएगा, बाहर निकाल लीजिए, 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर तीनों पहले वाले पंक्ति में मेरा 1 1 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा x धन 2y, के बाद आएगा x और ये आ जाएगा x प्लस वाई। फिर आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई, x प्लस 2y और ये आ जाएगा मेरे पास x। ठीक है, अब मैं कुछ संक्रिया लगाऊंगा जिसके तहत मैं C2 को बदल दूंगा C2 माइनस C1 से, एवं C3 को बदल दूंगा C3 माइनस C1 से। ठीक है, अगर एक ही चीज से दो अलग अलग पंक्ति या स्तंभ को बदला जा रहा है तो आप एक साथ संक्रिया लगा सकते हैं, अदरवाइज एक बार में एक ही संक्रिया लगाएंगे। क्या विशेष चेतावनी दे रहा हूं मैं, मतलब चेतावनी का मतलब ये कि आपसे गलत हो जाएगा, वो चेतावनी मत समझना, डराने वाले बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका गलती हो जाएगी ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए।
तो ये आ जाएगा 3x धन वाई। शब्दों को अलग अर्थ आजकल ले लेते हैं लोग। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, एक x धन 2y, x धन y। ये देखो एक में एक घटा 0, ये इधर घटेगा x चला गया और ये आ जाएगा ऋण 2y। ये x में x चला गया, y में y चला गया, तो ये आ गया y। फिर ये देखो एक में एक चला गया, ये आ गया 0, ये x से x चला गया और ये आ जाएगा हमारे पास ऋण y। उसके पश्चात ये x से x चला गया और ये आपका आ जाएगा ऋण y। और इस प्रकार हमारा ये आ चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। ठीक है, करने पर क्या हमको प्राप्त होगा, 3x धन y तो पहले से मालूम है हमें। अब ये देखिए ये दोनों तो 0 है, इनका कोई महत्व नहीं है। इसी का महत्व है तो एक गुणित उसके क्रॉस में कौन कौन है देख लीजिए। क्रॉस में है हमारे पास, ये आ जाएगा 2y², ऋण ऋण धन हो जाएगा, बीच में माइनस होना था लेकिन और माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, ये y² हो जाएगा। और इस तरह से आ जाएगा 3x धन y और ये आ जाएगा 3y²। 3 तिया 9 y² हो जाएगा और x धन y, जो कि हमारा RHS को दे रहा है। आ चुका, देख लीजिए यही लाना था। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो क्या दिया है, कि हमारा अवकलन कर दिया हुआ है। पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब x अलग रूप में रहता है, y अलग रूप में रहता है। x को किसी फलन के सापेक्ष करते हैं, y को किसी और फलन के उसी फलन के सापेक्ष करते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, भाग करके हम लोग आंसर ले आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। x बराबर a cos t प्लस t sin t। चलिए x t के रूप में है, फलन के रूप में है, तो x का हम लोग t के सापेक्ष कर लेंगे। a नियतांक है, cos का हो जाएगा माइनस sin t प्लस, यहाँ पर गुणा वाला लगेगा। गुणा में क्या होता है, एक जने का एक बार होता है, उसके बाद दूसरा का दूसरे बार में होगा। तो एक जने को साबुत रखते हैं, जैसे मैं t को साबुत रखा, और dt dx, ठीक है, t के सापेक्ष हो रहा है तो d/dt sin t हो गया। बीच में मैंने प्लस लगा लिया क्योंकि गुणा हो रहा है। एक बार sin t d/dt t का, और ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा a माइनस sin t प्लस t। साइन का हो जाएगा cos t प्लस ये आ गया sin t और dt बन के 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास a t cos t। ये आ गया dx/dt का। इसी प्रकार हमको निकालना है dy/dt। dy/dt के लिए हमारा जो हमारा y का मान पहले निकाल लीजिए, या y का मान पहले लिख लेता हूं मैं। y बराबर क्या दिया है, a sin t माइनस t cos t। क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसको मैं कई और प्रकार से बना सकता था, बनाने के कई और तरीके हैं। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो जनरल मेथड आप लोग भी जानते हैं, उस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको उटपटांग टाइप का मत लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बीच में क्या लगा है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा वाला है, गुणा वाला का नियम क्या कहता है, गुणा का वाला का नियम कहता है कि पहले को वैसे ही रख दो, या पहले को कर लो, जो भी है, दोनों में से एक एक बार एक एक काम करना है। तो d/dt, ठीक है, क्या हो जाएगा, cos t, बीच में प्लस लगाना चाहिए, हमारा हो जाएगा cos t d/dt और ये t। ठीक है, चलिए ये हमारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा मेरे पास cos t माइनस, क्या आ गया t, cos का आ जाएगा माइनस sin t प्लस, ये आ गया मेरा cos t और dt का आ जाएगा 1। चलिए अब ये माइनस दोनों के लिए है, चिन्ह बदल जाएगा,
और ये आ जाएगा ए, और ये आ जाएगा मेरे पास कॉस टी, माइनस माइनस प्लस टी, और क्या हो जाएगा साइन टी, माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस टी, क्रॉस टी के साथ कैंसल, और बचेगा ए टी और बचा साइन टी। ठीक, उसके पश्चात हम अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा कैसे? डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा कुछ इस प्रकार से कि हमारा जो डी वाई बाई डी टी है उसको भाग करना है डी एक्स बाई डी टी से। चलिए मान को रखते जाइए। यहाँ पर हमारा है, ये देखो क्या लिखा है, ए टी साइन टी बटे ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसल, साइन बाई कॉस कितना आ गया 10t। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब मेरे को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को फिर से टी के सापेक्ष करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, देखो इसको अगले बार में जब अवकलन करेंगे, ठीक है ध्यान से सुन लीजिए क्या करने जा रहा हूं मैं। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, अगर नहीं अगर इस टाइप का देखे होंगे तो अटपटा लगेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लो, मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर डी बाई डी एक्स, मुझे तो टी के सापेक्ष करना है। चलिए डी बाई डी टी इसका करना है, ये जो आया है डी वाई बाई डी एक्स का, टी के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स का करना है, मतलब डी बाई डी टी, टी के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ चुका है 10t का करना है। इधर कोई दिक्कत नहीं है जो टी है और टी के सापेक्ष करना है, दिक्कत इधर है। दिक्कत क्या है, तो फिर तो हम लोग यहाँ देखो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक, हमको क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स के सापेक्ष होना था। चलिए डी बाई डी एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स, ये डी टी मैंने गायब कर दिया, डी एक्स लिया तो नीचे भाग में लिया हूँ तो ऊपर उतना ही गुणा में भी ले लिया। ठीक, अब ये डी टी गायब हो चुका था उसको नीचे में फिर से लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं अपन। चलिए इधर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा लॉग सॉरी 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन टी लगा है तो हम क्या करेंगे लिखेंगे। स्पष्ट हो गया बात। चलिए ये आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर टी। ठीक, अब ये जो बन चुका है ये बन चुका है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो इधर जाएगा तो बराबर क्या आएगा, ये चलिए इसको गुणा को काट लेता हूं मैं, ये आ गया मेरे पास सेक स्क्वायर टी। ठीक, अब देखो यहाँ पर या फिर एक काम करते हैं, हम पहले मान को रख लेते हैं। ठीक है, मान को कैसे रखेंगे जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को। चलिए मान को कैसे रखेंगे, गुणित डी एक्स बाई डी टी का मान यहाँ पर देख लो, डी एक्स बाई डी टी का मान है मेरे पास ए टी कॉस टी बराबर इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर टी। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए क्योंकि हमको इतना ही चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर टी बटे ए टी रहेगा और साथ ही साथ कॉस टी, अगर बटे में कॉस टी है तो उसको सेक टी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी गुणित सेक टी बटे में ए टी, और ये आ जाएगा सेक की घात 3t बटे ए और टी, और ये हमारा फाइनल आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, तो इस तरह से आएगा ये। बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पहले चैप्टर का है संबंध एवं फलन का, जिसके अंतर्गत हमको इसको तुल्यता संबंध निकाल ज्ञात करना है, दर्शाना है। तुल्यता संबंध किसको बोलते हैं, ऐसा संबंध जिसमें हमारा क्या क्या रहे, स्वतुल्य के बाद सम्मित और संक्रमक, ये तीनों संबंध हो, है ना, ऐसा संबंध जो तीनों संबंध को दर्शाता हो। चलिए क्या क्या है उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहला है स्वतुल्य,
अब ये स्वतुल्य क्या है? स्वयं के साथ तुलना करना। हमारा जो संबंध दिया है आर एक संबंध है जो कि ए का बी के साथ दिया है। किस प्रकार दिया है? कि संख्या है ना, जो 2 है, ए माइनस बी को क्या करती है? विभाजित करती है। उसको नया तरीका से हम क्या लिख सकते हैं? संख्या क्या है? तो हम उसको लिख सकते हैं कि ए माइनस बी, ठीक है, 2 से विभाजित होता है। ए माइनस बी 2 से क्या होता है? विभाजित होता है। ठीक, यहां तक ये हमको दिया गया है। अब स्वतुल्य में हमारा है, मैं यहाँ संबंध ए का बी के साथ दर्शा रहा हूं। अगर मैं वही संबंध को यदि ए का ए के साथ दर्शाऊं तो जो मेरा बोला है विभाजित होता है, क्या वो बात कथन सत्य रह जाता है कि गलत हो जाता है? यही बस चेक करके बताना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं संबंध ए का ए के साथ लेके देखता हूं, इसमें मैं बी के जगह ए रिप्रेजेंट कर लूंगा और ए माइनस ए जो किया है 0 और 2 से क्या होता है? विभाजित होता है। ये बात क्या है? सत्य है। अतः क्या हम बोल सकते हैं? आर, ठीक है, बराबर ए बी, ठीक है, जो हमारा संख्या, यार सीधा सीधा लिख दो, आर एक क्या है हमारा? सीधा सीधा आर का मतलब संबंध जो दिया गया प्रश्न, वो समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, आर मतलब संबंध जो दिया गया प्रश्न में। ठीक है, एक कैसा है? स्वतुल्य संबंध है। ये पहला हो गया, स्वतुल्य सिद्ध हो गया। दूसरा हमारा सम्मित। सम्मित कोई संबंध कब सम्मित होगा? चलिए तो पहले संबंध को लिखते हैं। आर का दिया हुआ है ए का बी के साथ, ठीक है, इस प्रकार है कि ए ऋण बी 2 से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। 2 से भाग आ जाता है मतलब 2 के गुणा में है। ये ऐसा दिया है और उसको गणितीय रूप में लिख लिया कि ए को बी से घटाओगे तो वह 2 से भाग जाएगा, मतलब 2 के गुणा के रूप में वो आएगा। ठीक, अब हमारा को संबंध जो देखना है वो बी का ए के साथ उल्टा संबंध देखना है। सम्मिति, सम्मित कब होता है? जब पलट के देखोगे सेम टू सेम दिखे। तो वही बी का ए के साथ देखेंगे, ये मेरा आ जाएगा बी माइनस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ ऋण, अगर कॉमन लूंगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। और ए माइनस बी का मान कितना माना था मैंने? 2 के, ये आ जाएगा -2 के। अब देखो 2 के गुणा के रूप में अभी भी मौजूद है, मतलब हमारा आर, ठीक है, हम बोल सकते हैं अतः आर एक क्या है? सम्मित क्या है? संबंध है। अभी भी 2 से विभाजित हो रहा है ना भैया, हमारा 2 से विभाजित होता है, ये वाला जो कथन है गलत नहीं होना चाहिए। चाहे पलट के रखो, चाहे उसी का उसी के साथ देखो, गलत बस नहीं होना चाहिए वो कथन। गलत नहीं हो रहा है भाई। तीसरा देखो, ठीक है, तीसरा देखते हैं। अभी मैं एक संबंध बताऊंगा जिसमें उल्टा उसका गलत होगा। जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, अब उसको उल्टा देखोगे बी ए का पिता है, तो ये तो संबंध हो ही नहीं सकता। बी ए का क्या रहेगा? पुत्र या पुत्री रहेगा भैया। तो एक बार बोलता है पिता है सीधा देखने पर, उल्टा देखने पर वही संबंध, मतलब पिता वाला संबंध नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब वो क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। बस उसको अगर पलट दोगे तो क्या वही संबंध दोनों के बीच बरकरार रहता है कि नहीं, ये हमको बताना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बरकरार है, 2 से भागित होगा ही होगा। ठीक, चलिए तीसरा हमारा है संक्रमक। अब ये संक्रमक किसको बोलते हैं? संक्रमक में सबसे पहले प्रश्न को आप लिखिए, जो ए का बी के साथ संबंध दिया है कि ए ऋण बी 2 से भाग हो जा रहा है, मतलब 2m ले लो, 2 के पहाड़े में आ रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको।
अब आप चाहो तो कथन के रूप में लिख सकते हो, आप शब्दों में गणितीय रूप में लिख रहा हूं। अब मैंने संबंध ए का बी के साथ दिया। अब यहाँ पर हम कोई एक नया संख्या लेंगे सी, जिसका संबंध वही सी संबंध बी का सी के साथ हम मान के चलेंगे सत्य है। ये दिया गया है आपका, ये प्रश्न में हमको दिया है। अब वही संबंध मैंने कोई बी राशि है उसका सी के साथ वही करके देखा, तो मैं ये बोलूंगा, मान के चलूंगा कि ये सत्य है। मैं बोल रहा हूं कि बी माइनस सी भी 2 से भागी जाता है। कितने बार में उसका कितना बार पहाड़ा पढ़े, 2 का ये वो m बार में आया था, ये n बार में आ रहा है, तो मैंने मान लिया। अब यही संबंध देखो मैंने a का b के साथ प्रश्न में दिया था, b का c के साथ मैंने मान लिया। अब मुझे a का c के साथ देखना है। अगर वही संबंध जो हमको प्रश्न में दिया गया है हूबहू वही संबंध अगर a का c के साथ भी वही नजर आ जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे यह संक्रमक भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a का c के साथ। तो a का c के साथ मतलब a माइनस सी है, वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो इसको नया रूप में क्या लिख सकता हूं मैं, a के साथ मैं b माइनस किया, जितना माइनस किया उतना प्लस कर लिया, और ये बगल में क्या लिखा है, माइनस सी लिखा है। अब देखो a माइनस बी 2 के गुणक में है 2m, b माइनस सी 2 के गुणा के रूप में है 2n, कॉमन निकाल लीजिए m प्लस n हो जाएगा। तो देखो अभी भी 2 के गुणा के रूप में ही दिख रहा है, कौन, a ऋण सी, सॉरी a का c के साथ संबंध। तो हम बोल सकते हैं अतः r एक क्या है, संक्रमक संबंध है। और ऐसा संबंध जिसमें तीनों गुण रहे, वह स्वतुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए और संक्रमक भी हो जाए। ठीक है, तो उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। क्योंकि दिया गया संबंध, ठीक है, दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रमक है, अतः यह तुल्यता संबंध है, सिद्ध हुआ लिख सकते हैं। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर करके लिखना है आपको। पढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो ये अथवा वाला है, ठीक, अथवा वाला है ये, देख लो। तो अथवा वाले में क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखो, या तो वो बनाओ या तो ये बनाओ। तो हमारा फलन क्या दिया, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर है मेरे पास cos x का, और जी एक्स बराबर क्या है 3x का वर्ग। ठीक, हमको चाहिए जी ओ एफ। जी ओ एफ का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जी एफ एक्स। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो जितना मेरे पास जी के साथ x था, जी के साथ जो x है उसके जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स, या एफ एक्स का मान रख लो, जी cos x लिख लो, क्योंकि एफ एक्स का मान खुद क्या है, cos x है। अब ये g के साथ जो x है उस x के जगह में प्रतिस्थापित होगा, और ये हो जाएगा, ये इस x के जगह में क्या लिखाएगा, cos x उसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x। अब उसी प्रकार मेरे को एफ ओ जी चाहिए, तो एफ ओ जी का मतलब एफ जी एक्स। ठीक, जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान 3x स्क्वायर है, तो एफ जी एक्स के जगह में लिखो 3x का वर्ग। अब एफ के साथ मेरे पास x था, अब ये cos के साथ x आ रहा है। अब एफ के साथ मेरे पास 3x स्क्वायर है, तो cos के साथ x के जगह में क्या लिखाएगा, 3x स्क्वायर लिखाएगा। तो यही तो हमारा फॉग हो गया, एफ ओ जी, और हमारा गॉफ है वो पहले निकल चुका है। ठीक है, और हमको बताना है
ये दोनों बराबर नहीं है। तो देख लो भैया, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा 3 cos स्क्वायर एक्स बराबर नहीं है cos 3x स्क्वायर, अतः हम बोल सकते हैं कि जीओ एफ बराबर नहीं है एफ और जी के, क्योंकि ये जीओ एफ था और ये एफ ओ जी था, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जीओ एफ और एफ ओ जी बराबर नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आ गया अवकल समीकरण। ठीक, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अवकल समीकरण 3 प्रकार के, सामान्य, संघात और हमारा क्या रैखिक अवकल समीकरण। और ये जो है रैखिक अवकल समीकरण है ये हमारा, ये कैसे बनेगा पिछले वीडियो में हमने अच्छे से बताया, इसमें भी वो प्रश्न अलग था, ये प्रश्न अलग है। चलिए देखते हैं तो फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो यहाँ dx है, यहाँ dx है, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, सबको dx के साथ भाग कर देता हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy प्लस, पहले प्रश्न को लिख लेता हूं मैं, और ये cot x और ये आ गया dx। सबको दोनों पक्षों में आप क्या करो, dx से भाग कर लो, तो dx इसका, इसका और इसका तीनों के साथ कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा dy बाई dx प्लस 2xy, dx से dx खत्म, dx से dx खत्म, और ये आ गया cot x। अब हमको सिंगल dy बाई dx बचाना है भैया, तो dy बाई dx बराबर ये यहाँ और यहाँ दोनों के साथ भागित हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका, ये आ गया मेरा प्लस 2x के बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y बराबर cot x के साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्पष्ट हो गया बात। अब ये जो आपको जो समीकरण का भी मानक रूप दिख रहा है, किस रूप में दिख रहा है, dy बाई dx प्लस py बराबर q, ठीक, जो कि होता है मेरा रैखिक अवकल समीकरण, जहां p व q क्या है, x के फलन है, मतलब p और q x के रूप में, x का हमारा अज्ञात के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब यहाँ इसके पश्चात आपको निकालना पड़ता है IF, समाकल गुणांक, इंटीग्रेटेड फैक्टर, जो कि होता है e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p का मान यहाँ देख रहे हो आप, ये जो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और q का मान ये q है, ये cot x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये q है। चलिए रखते हैं फिर e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जब इस नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर dt बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका आएगा, कितना आएगा, e का पावर, ठीक है, log में आएगा 1 प्लस एक्स, और e के पावर में यदि log लग जाए तो ये जो फलन है वही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो IF है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये बात हमको क्या हो गई, समझ में आ गई, स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब हमारा सूत्र क्या लगता है, y गुणित IF बराबर इंटीग्रेशन IF गुणित q और dx। चलिए मान को रखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेटेड फैक्टर के जगह में क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q के जगह में क्या लिखोगे, cot x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, और cot x का कितना आ जाएगा भैया, सही है, cot x का आ जाएगा मेरे पास log sin x प्लस अलग से क्या लिखना है c, जो कि हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब हमको y मानक रूप में लिखना है, y को एक तरफ बचा लेना है,
तो ये आ जाएगा log sin x प्लस c और पूरे का बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही हमारा अभिष्ट समीकरण हो गया, सामान्य समीकरण में आ चुका है ये। ठीक, पढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो क्या बोल रहा है, मेरे पास कोई ए है, वेक्टर ए, और मेरे पास कोई वेक्टर बी है। अब हमको ऐसा सदिश चाहिए, लंब का मात्रक सदिश, लंब मात्रक सदिश चाहिए। लंब मात्रक सदिश मतलब जिसका मात्रक, ठीक है, मतलब उसका जो परिमाण है वो एक आ जाए या मापांक एक आ जाए, और उसके पश्चात दोनों पर भी लंब रहे, मतलब ए पर भी लंब रहे और बी पर भी लंब रहे। ऐसा उसी स्थिति में प्राप्त होता है। इसके लिए आपको एक विधि बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी पहले निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, आई जे के साथ मान को रखिए 2 2 1। फिर बी के लिए क्या आएगा मेरा, 4 4 ऋण 7। चलिए आई क्या हो गया, 2 7 ऋण 14 ऋण 4 माइनस जे, जे को छोड़ दीजिए, कितना आ गया ऋण 14, ठीक है। और आ गया मेरे पास ऋण 4 फिर से धन के, ये आ जाएगा मेरा 8 ऋण 8, जो कि आएगा मेरे पास ऋण 18 आई, ऋण ऋण धन 18 जे। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब इसी का मापांक देखो, ये मेरा सदिश निकला। अब इसी सदिश का मेरे को मात्रक सदिश चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, एकक सदिश चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देख लेंगे। ये देखो एन केप की बात कर रहा हूं मैं, जो कि आ गया ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई उसी के मापांक से जो हम निकालेंगे, ये दोनों ए और बी दोनों पर लंब भी होगा और मात्रक सदिश भी होगा ये। ठीक, हमको इसका मतलब मापांक चाहिए। तो मापांक कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी उसका मापांक, तो अंडर रूट लेंगे, दोनों के गुणांक का वर्ग ले लेंगे। 18 वर्ग 18 वर्ग, 2 बार 18 वर्ग है, तो 18 आएगा, वर्गमूल 2 आएगा। तो 18 का वर्ग 2 बार है, तो 18 का वर्ग तो 18 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए वर्गमूल 2 में अटक जाएगा। और ये जो मेरा एन केप है, यही मेरा लंब मात्रक सदिश है, लंब मात्रक सदिश, जो कि अब मान रख दीजिए यहाँ पर। ए क्रॉस बी का मान आया माइनस 18 आई प्लस 18 जे बटे क्या हो जाएगा, 18 वर्गमूल 2, दोनों का 18 कॉमन निकाल लीजिए, माइनस आई प्लस जे बटे में 18 वर्गमूल 2, 18 से 18 कैंसल, और ये आ जाएगा माइनस आई बटे वर्गमूल 2 प्लस जे बटे वर्गमूल 2। बटे में वर्गमूल 2 होने का मतलब है 1 बटा वर्गमूल 2 होता है। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से ये हमारा आ गया लंब मात्रक सदिश। कभी भी ऐसा लंब मात्रक सदिश ज्ञात करने को बोले जो दोनों पर लंब हो, तो समझ जाओ दोनों का क्रॉस निकालना है और उसी के मैग्नीट्यूड मापांक से उसको भाग दे देना है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, अब यहां पर देखो ये आ रहा है मेरा, ये हमारा क्या दिया है, अवकलज, अवकल के अनुप्रयोग या अवकलज के अनुप्रयोग देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक घन है, घन माने जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जान ही रहे होगे। चलिए देख लीजिए क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकेंड, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि dv बाई dt दे दिया है, आयतन का बटा कर दिया है किसके साथ, समय के साथ। कितना दिया है,
9 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकेंड। इसके कोर की लंबाई, मतलब मान लेते हैं इसके कोर को ए मान लेते हैं, तो ए का मान दे दिया है 10, और जब 10 रहेगा उसी समय इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, लंबाई का नहीं, पृष्ठ का क्षेत्रफल इस दर से बढ़ रहा है, अर्थात हमको डी ए क्षेत्रफल बाई डी टी ए ज्ञात करना है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, डीवी बाई डी टी सूत्र लगाते हैं आयतन का। डी बाई डी टी आयतन का क्या होगा, ए की घात 3 बराबर में दिया है 9। ठीक, चलिए ये तो टी है, ये तो ए है, दोनों अलग अलग राशि है, तो डी बाई डी ए या एक्स ले लेते हैं। चलिए ठीक है, क्या ले लें, ए की जगह एक्स ले लेते हैं, हमको फीलिंग आएगा भैया। क्या फीलिंग आएगा, अवकलन कर रहे हैं बोल के एक्स के सापेक्ष। ठीक है, एक्स यहाँ पर भी मान लिया मैंने एक्स। ओके, तो चलिए डी बाई डी टी एक्स की घात 3, ये डी बाई डी एक्स होगा, एक्स की घात 3, एक्स तो एक्स के सापेक्ष होगा, लेकिन ये डी एक्स अतिरिक्त आ गया, इसलिए डी एक्स बाई डी टी लिख लेंगे अलग से, जो कि हमेशा की भांति करते हैं। इसका अवकलन करिए, 3x का वर्ग आएगा और यह डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। चलिए काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, जब x का मान कितना है 10, ठीक है, लेकिन मेरे को अभी रखना नहीं चाहिए था, लेकिन हमको रखना पड़ेगा क्योंकि x का मान 10 लिख दिया हूं यहाँ पर। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए कितना आ जाएगा मेरा को, 3/10 का वर्ग बराबर 3/100 आ गया। ये क्या आया, डी एक्स बाई डी टी एक्स बराबर 10 पे, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए भैया, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी मतलब डी टी बाई डी ए। ए का मान बताओ भैया, क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6x का वर्ग होता है, 6 नियतांक है, बाहर निकालो। अब ये तो x वाला है तो x के सापेक्ष होगा, तो d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, x का वर्ग। dx जबरदस्ती नीचे में ला गए हैं तो ऊपर भी उतना देना पड़ेगा, नीचे का dt गायब कर दिए हैं, उसको वापस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए तो फिर ये x के सापेक्ष अवकलन करिए, दिया जाएगा 6x का वर्ग आएगा 2x। ठीक, और हमारे पास आएगा dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी का मान कितना आ गया है 3/100। कब 3/100 आया, अब हमको डी ए बाई डी टी, यही तो निकल रहा है ना, ये जो निकल रहा है वो ये है। कहां पर चाहिए मेरे को, x बराबर 10 पर, तो हम क्या करेंगे, 10 रखेंगे x के जगह में, 6 दूने 12 तिया 36, x का मान रखेंगे 10, और बटे में कितना हो जाएगा मेरे पास 100, 0 से 0 कैंसल, 3.6, क्योंकि एरिया है जो कि सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, और टाइम है जो कि समय है जो कि सेकंड में आएगा, और इस प्रकार हमारा उत्तर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो, विशेष प्रदत्त द्वारा फलाने अंतराल में कितने फलन का प्रदत्त निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मानों का ज्ञात करिए। कैसे निकालेंगे जरा, होते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो एफ एक्स ले लीजिए, लिख लीजिए, 2x की घात 3 ऋण 15x का वर्ग धन 36x धन 1। फिर क्या करना है, इसका अवकलन कर लेना, 3 दूने 6x का वर्ग ऋण 15 दूने 30x धन 36x का कितना आ जाएगा 36, और 1 का तो 0। अब ये जो फलन आया है f डैश x अवकलन होकर,
ये कौन से बिंदु पर शून्य हो रहा है ये सर्वप्रथम जानना पड़ता है। तो एफ डैश एक्स को क्या मान के चलेंगे, 0। इससे पता चलेगा कि कौन से बिंदु पर वो 0 हो रहा है। 0 होने का तात्पर्य है वो अपने क्या कर रहा है, रोटेशन को बदल रहा है। ये देखो ऐसा, मतलब यहाँ पर ये उसका अवकलन मान क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये अपनी स्थिति को यहाँ से क्या हो रहा है, बदल रहा है। कोई भी वक्र है जहां से स्थिति बदलेगी वहां पर हमको क्या मिलेगा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट की प्राप्ति होगी, मतलब वहां से वो बदलेगा अपना, ठीक है, रोटेशन बदल लेगा। ठीक, तो यही बिंदु हमको ढूंढना होता है। चलिए ढूंढते हैं फिर। कॉमन निकाल लीजिए तीनों में। एक्स स्क्वायर 5x धन 6 बराबर 0 आ गया। और ये दो भागों में टूटेगा, x ऋण 2 और x ऋण 3 में। मध्य पद को तोड़ के आप बना सकते हैं, एक एक स्टेप ऐसा नहीं लिखते हैं। अब यहां से हमको ये या तो ये 0 एक बार लेंगे, ठीक है। मैंने 0 लिया तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ और x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3। तब x का 2 मान प्राप्त हुआ, 2 और 3। मतलब इस इन्हीं दो बिंदुओं पर कहीं पे उच्चतम या न्यूनतम जाएगा। लेकिन इसमें बोला है निरपेक्ष उच्चतम, जो चालू हुआ है 1 से, खत्म हो रहा है 5 पे, और इसके बीच में 2 भी है और क्या है, 3 भी है। तो हमको एक वाले पर भी चेक करना है, 5 वाले पर भी चेक करना है, 2 पर भी चेक करना है और 3 पर भी। मतलब ये चारों मानों पर हम चेक करेंगे किसमें हमको न्यूनतम और किसमें उच्चतम मिल रहा है। वही हमारा निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं F1 से। ठीक, 2 और 3 पे तो चेक करेंगे ही ना। चलिए, ये आ गया 2 गुणित 1 की घात 3 ऋण 15, 1 का वर्ग धन कितना, 36 धन 1, जो कि आ जाएगा 2 ऋण 15, 1 का वर्ग 15 आ जाएगा धन 36 धन 1। अब देख लो मेरे भाई, कितना आएगा, 36 और 2 38, 1 39 में 15 गया, कितना आ गया, 24। F2 देखो, 2 2 की घात 3 ऋण 15 2 की घात 2 धन 36 गुणित 2 धन 1 बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16 ऋण 2 का वर्ग 4 15 60 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 1, 72 में 60 गया, 12 16 28 और 1 कितना हो गया, 29। 3 पे भी निकाल लो, 3 का वर्ग ऋण 15 गुणित 3 का वर्ग एक घात 3 आएगा प्लस 36 गुणित 3 धन 1, 3 की घात 3 27 दूनी 54 माइनस 2, 3 की घात 2 मतलब 9 15 में 135 प्लस 36 108 प्लस 1, जो कि हमको प्रदान करेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 162 और 163, 163 में 153 घटाओगे तो आ जाएगा ये 28। स्पष्ट हो गया बात। F5 देखो, तो 5 की घात 3 ऋण 15 5 की घात 2 धन 36 गुणित 5 धन 1, जो कि आएगा 5 की घात 3 माने 125, 125 दूने 250 ऋण 25 गुणित 15 करोगे 375 आएगा प्लस 180 प्लस 1। सोच रहे होगे कैसे तुरंत गुणा हो जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला। देखो ये 15 गुणित 5 का वर्ग 25, इसको लिखो 20 ऋण 5, इसको लिखो 20 धन 5, ए धन बी ए ऋण बी। हमको 20 का वर्ग आसानी से मिलता है 400, 5 का वर्ग 25 घटा दीजिए, कितना आ गया, 375 आया कि नहीं आया। बस इतना ही तो किया हूं मैं, कुछ नहीं किया हूं, ठीक है। चलिए ये भी देखो कितना आ रहा है, इधर से देख लीजिए जरा कितना आ रहा है ये, 250 और 180 कितना हो गया, 430।
430 में आप यदि 375 घटाते हैं तो 55 आएगा। 55 में एक जोड़ देंगे तो 56 आएगा। अब देखो सबसे न्यूनतम 24 दिख रहा है और सबसे उच्चतम क्या दिख रहा है आपको? 56। ठीक है, तो हमको लिखना है निरपेक्ष, ठीक है, उच्चतम जो बिंदु है वो है एक पर, या x बराबर 1 पर, ऐसा लिख लो। ठीक है, और उसका जो मान है बराबर है उच्चतम का हमारे पास 56, सॉरी x हमारा उच्चतम का देख रहे हैं, चलिए 5 होगा। ठीक है, और इसी प्रकार निरपेक्ष न्यूनतम या निम्नतम बिंदु x बराबर 1 पर, और उसका मान कितना है भैया? 24। इस तरह लिख लीजिए आप। ठीक मतलब 1 से 5 के दायरे के बीच 1 और 5 को मिलाना भी है, और देखना है उसके बीच में कोई बिंदु आ रहा है तो वहां पर भी चेक करना है, और अंत बिंदु जो दिया है अंतराल का उस पर भी चेक करना है। जिसमें न्यूनतम या अधिकतम आ जाए वही लिखना है। पढ़ जाते हैं अगले के लिए। ये देखो क्या लिखा है हमारे पास, बिल्कुल यहाँ पर ही वही हाईलाइट वाला लगेगा। पिछले वाले वीडियो में बताए हम जबरदस्त तरीके से। खंडसा समाकलन क्या होता है बिल्कुल फिर से बताएंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, इसका लास्ट में टेक्निक भी बताएंगे। चलो खोलो दोनों के साथ, ओपन करो ब्रैकेट, ई पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, बीच में लगा लो प्लस, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो जब ऐसी स्थिति रहे कि ई का पावर एक्स के साथ यदि आपको एक जने फलन नजर आता है और दूसरा उसका अवकलन नजर आता है, जैसे टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उस स्थिति में आपको दोनों को अलग अलग पहले कर लीजिए और एक ठो में खंडसा समाकलन लगाना है। इसमें आप खंडसा समाकलन लगाओगे जो फलन है, मतलब इसका आप अवकलन करोगे तब ये आएगा, तो इसी का जो फलन है उसी वाले हिस्से में आपको खंडसा समाकलन लगाना है। कौन सा? खंडसा समाकलन। अब ये खंडसा समाकलन क्या होता है बताया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई दो फलन है, गुणा के रूप में है, ये पहला है और ये दूसरा है, और dx है। हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा पहला इंटीग्रेशन और दूसरा dx, बीच में लगाएंगे माइनस, होल इंटीग्रेशन डालेंगे, अवकलन करेंगे पहले फलन का, इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फलन का, और जो टोटल आएगा उत्तर दोनों को मिलाकर अवकलन समाकलन का उसका फिर से पुनः समाकलन करेंगे। यही सूत्र है हमारा भैया खंडसा समाकलन का, जो कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। अब मुद्दा ये है कि किसको पहला मानना है किसको दूसरा, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिसका नाम है मैं लेट हो गया। आई लेट, आई माने इनवर्स प्रतिलोम, एल मतलब लॉगरिथमिक लघुगणकीय, ए मतलब अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा मतलब बीजीय पद या बहुव्यंजक जो भी है। उसके बाद ट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब चर घातांकी, जैसे ई पावर एक्स वाला है, घात में हमारा फलन चले जाए तो उसे चर घातांकी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये टेन इनवर्स मतलब ये प्रतिलोम है, प्रतिलोम पहले आ रहा है उसके बाद चर घातांकी आ रहा है, इसलिए पहला बनेगा और ये दूसरा बनेगा। सूत्र में मान रखिए दूसरे वाले पक्ष को आपको छूना तक नहीं है,
वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा? हवा भी नहीं लगेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। उसके एक ही हिस्से में आपको लगाना है सूत्र, दूसरे हिस्से को हेज इट इज रहने देना है। चलो लगाएं। पहला हमने टेन इनवर्स एक्स को माना है, तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। फिर दूसरे का समाकलन करना है ई पावर एक्स डी एक्स, बीच में माइनस लगाइए, होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाइए, डी बाई डी एक्स किसका? पहले वाले का। पहले का मतलब टेन इनवर्स एक्स, फिर दूसरे का समाकलन, और जो उत्तर प्राप्त होगा दोनों का मिलाकर उसका फिर से लास्ट में समाकलन करना पड़ेगा जो सबसे बाहर में है। ये तो हो गया सूत्र, इस पे लग गया। ये एक्स्ट्रा इसको भी तो लिखना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन ई पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब जरा खोल लो ब्रैकेट। अब देखो इसका कमाल क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन रहेगा डी बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का क्या होगा? ई पावर एक्स बगल में ये तो इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अगर आगे में क्या लिखना है? dx, बीच में क्या लगेगा? प्लस इंटीग्रेशन, इसको एज इट इज रखो, ई पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये देखो वही चीज प्लस में है, वही चीज माइनस में है, कट जाएगा। इसी को बोला था, देखो झकास वाला। ठीक है, एकदम आसानी से आंसर आ गया। ई का पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस लिखना पड़ेगा सी। तो इसका एक शॉर्टकट वही बताया मैंने। अगर कोई पावर एक्स में एक फलन है और बगल वाला धन के रूप में उसका अवकलन दिया गया है, तो इसका सीधा उत्तर आता है ई का पावर एक्स और एफ एक्स। जहाँ एफ एक्स किसको बता रहा था? हमारा टेन इनवर्स एक्स, इसीलिए एफ एक्स के क्या आ गया? टेन इनवर्स एक्स आ गया। ये शॉर्टकट होता है, कंपटीशन वगैरह में जब जाते हैं बैठते हैं तब ये काम आता है। ठीक, चलिए इतना लंबा लिखने की वहां जरूरत नहीं है, वो तो देखते साथ कौन से फॉर्म में फिटिंग होगा वो देखना पड़ता है, देख के आंसर लगाना पड़ता है भैया। यार हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर। अब देख लो, ये सदिश सदिश आ गया। ठीक है, सदिश का है, सॉल्यूशन देख लो। ए बी सी मात्रक सदिश है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और तीनों का मापांक कितना आएगा? एक आएगा बोल रहा है, ये मैं नहीं, प्रश्न बोल रहा है। साथ ही साथ दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर है 0 के। चलिए दोनों पक्षों में वर्ग ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका मापांक ए का वर्ग प्लस मापांक बी का वर्ग प्लस मापांक सी का वर्ग प्लस 2 ए डॉट बी आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर 0 का वर्ग 0। ये हमको चाहिए, इसका मान रखो एक का वर्ग एक का वर्ग एक का वर्ग धन तो ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एक एक एक, ये तीनों मिलके हो गया 3 धन 2, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। ये तीन उधर पक्षांतर होगा, ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए बराबर ऋण 3। ठीक है, अब ये दो पक्षांतर होगा और हमारा अंतिम उत्तर आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर आएगा ऋण 3/2, और यही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? बिल्कुल। अब देखो भैया, ये थैला वैला वाला आ गया, प्रायिकता वाला आएगा, बेच प्रमेय का आएगा। थैला वाला तो सरल था, ये भी सरल है, पढ़ने की बस जरूरत है।
बोला है भैया 2 थैला है, थैला ए थैला बी, 2 थैले हैं, तो थैले का अलग अलग प्रायिकता निकालना है। पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। थैला ए में 3 लाल 4 काला, 3 लाल 4 काला। बी में मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप स्पष्ट लिखेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे, समझा रहा हूं। अंतिम में लिखना कैसे वो भी बता दूंगा मैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर 5 लाल 6 काला या काली, जो भी लिख लीजिए, काला काली, काली लिखा है काली लिखिए। अब देखो 2 भैया मेरे पास थैला है, मैं दोनों में से किसी में निकाल सकता हूं, तो मेरे पास 2 में से एक चुनना है, तो पहले तो थैला चुनने की प्रायिकता ही आधी आधी बढ़ जाएगी। मतलब 2 ऑप्शन है ना मेरे पास, तो आधा इसमें का चांस बन रहा है, आधा उसमें का चांस बन रहा है। तो थैले का दूसरा प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी एक थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग है। मतलब ये हमको पहले से पता है लाल है, ठीक है, क्लियर हो गया बात। ये हमको पहले से पता है लाल है बोल के। फिर क्या करना है, हमको प्रायिकता निकालनी है किसकी, थैला बी की। तो लाल रंग, ये देखो लाल रंग है, उसको मैं मान लेता हूं आर। ठीक, लाल रंग जिसको, जो हमको पहले से पता है, ठीक है, उसको मान लिया मैंने, आर मान लिया। ठीक, थैला है मेरा ए, थैला है मेरा बी। तो सबसे पहले देखो, अब हमको थैले की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है, लेकिन किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जब हमको पता हो कि पहले से लाल रंग निकला हुआ है। मतलब हमको पी थैला बी का चाहिए प्रायिकता किसके सापेक्ष, लाल रंग के पहले से घट जाने के सापेक्ष। तो इसके लिए सूत्र हम लगाते हैं, क्या सूत्र लगाएंगे, ये पी बी, ठीक है, क्या लगाएंगे, पी बी, और उसके साथ गुणा करेंगे पी, इसका उल्टा, इसका उल्टा, उल्टा मतलब आर बाई बी। रेड कौन से थैले से, थैला बी से, और बटे में कुल प्रायिकता रख देंगे। कुल प्रायिकता, यही बेज का प्रमेय है भैया, ये बेज का प्रमेय कहलाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ए का, इसी प्रकार बी का, अगर सी होता तो सी का, तो हमारे पास आएगा, नीचे में आएगा पी ए, पी लाल ए के सापेक्ष प्लस पी बी, पी लाल बी के सापेक्ष। इतने सारे चीजों को हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले पी ए और पी बी निकाल लो। पी ए और पी बी क्या है, थैला, थैला 2 है, ए का चांस 1 बन रहा है, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसी है ये। हेड आया तो भी 1/2, टेल आया तो भी 1/2, ठीक है। तो थैला ए की प्रायिकता पी ए बराबर 1/2, थैला बी की प्रायिकता, तो मैं पी बी बोल रहा हूं 1/2, लाल 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 गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता थैला ए के सापेक्ष। तो ए में से लाल निकालोगे तो टोटल हमारे पास 7 गेंद है, उसमें से लाल 3 ही दिख रहा है, तो 3/7 हो जाएगा। और इसी को मैं आर बाई ए लिखूंगा, सापेक्ष में निकालते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा पी आर बटा ए, जो कि आएगा 3/7। अब देखो लाल गेंद में की प्रायिकता निकाल रहा हूं, कौन से थैला से निकाल कर, बी के सापेक्ष। तो बी के सापेक्ष निकाल रहा हूं लाल को, तो लाल किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो लाल बी, थैला बी में कुल 11 गेंद था, और उसमें लाल का कितना चांस था, 5, तो 5/11 हो गया। अब सूत्र में फिटिंग मार दो,
ठीक, तो थैला बी का निकल जाएगा। थैला बी का प्रायिकता निकालना है, किसके सापेक्ष है, जब हमको लाल पहले से पता हो। ठीक, चलिए रख दीजिए पी बी का मान 1/2 गुणित आर बटा बी का मान रख दीजिए 5/11 बटे 1/2 गुणित 3/7 प्लस 1/2 गुणित 5/11। 1/2 दोनों में कॉमन है, निकाल लो। 5/11 1/2 कॉमन है, निकाल लो। 3/7 धन 5/11। 1/2 से 1/2 काट दो। ऊपर में बचा 5/11, नीचे में लघुत्तम ले लीजिए। 11 गुणित 7 या 7 गुणित 11, ये तिर्यक गुणा होगा। 11 तिया 33 धन 7 पंचे 35। ये 11 से 11 कटा, 7 ऊपर गया, 5 के साथ 7 का गुणा हुआ और ये 35 और 33 हो गया 68। ये आ गया 7 पंचे 35 बटे में आ गया 68 और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसे बेज का प्रमेय कहते हैं और नीचे को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, कुल प्रायिकता का सिद्धांत। ठीक, चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखिए आगे हमारा पास त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हो सकता है अथवा मिले। ठीक, एक अथवा तो चला गया किसमें, संबंध एवं फलन में, एक त्रिकोणमिति में और एक हमारा अवकलन के अनुप्रयोग में। मैंने अथवा नहीं लिख पाया वहां पर, चलिए अंतिम में देखेंगे उसे। अब देखो यहाँ पर साइन के मामले में क्वेश्चन दिया हुआ है और कॉस के मामले में उसको सिद्ध करना है। तो दो तरीका है, या तो आप पहले दोनों साइन को कॉस बना लो, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कि पहले उसको साइन का साइन में ही ले आओ और अंतिम में कॉस बना लो। तो हम वही काम करते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए सॉल्यूशन, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का सूत्र जान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र हमने सबसे पहले रख दिया और इसी का हम प्रयोग करेंगे। ये एक्स को दिखा रहा है, ये वाई को दिखा रहा है। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जगह में है मेरे पास 3/5। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 8/17 रख दो, अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो भैया ये मेरा साइन इनवर्स है, ये लिखा है 3/5। अब ये देखो ध्यान से सुनना, 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर आएगा, वो आएगा आपका इतना आएगा, ये आएगा 15/17। अब ये कैसे आया, चलिए कैसे आया मैं बगल में बताता हूं। इधर 1 माइनस 8²/17², दोनों का लघुत्तम कितना, अंडर रूट भी लगाना है ना, याद रखो। देख लो यही टेक्निक हमारा 3/5 वाले के लिए भी अपनाना। दोनों का लघुत्तम ले लो, 17 का वर्ग, ये 17 का वर्ग तिर्यक गुणा होगा, 17 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग। आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 और 8 एक बार जुड़ेगा, जुड़ेगा या 25, दोनों एक बार घटेगा जो कि आया 9 और बटे में आ गया 17 का वर्ग। 25 का वर्गमूल 5, 9 का 3 और बटे में 17 का वर्ग है तो 17, जो कि आ गया 15/17। ठीक, अब क्यों आया समझ में आ गया। और ऐसा ही आपको ये 3/5 वाले को लिखना है, जो कि आएगा 8/17 गुणित ये आ जाएगा 4/5। बच्चे बच्चे को पता है 3/5 रहता है, तो उसको एक के साथ माइनस करेंगे, उसके वर्ग को 4/5 हो जाएगा। ठीक, चलिए साइन इनवर्स
कितना आ गया 15×45 ऋण 32/85 और ये आ गया मेरे पास साइन इनवर्स कितना आ गया 45 में 32 गया तो 13/85। लेकिन ये उत्तर तो हमारा साइन में आ रहा है, हमको लाना किस में है उत्तर कॉस में। तो आपको बता दूं मैं साइन और कॉस का क्या संबंध होता है। जब कोई साइन इनवर्स एक्स में रहे तो उसको अगर कॉस इनवर्स में बदलना है तो √1 - x², एक्स के जगह में अंडर रूट लगा के 1 को 1 के साथ माइनस करना है x का वर्ग लगा के। तो यही काम मैं करने जा रहा हूँ। ये 13/85 है, इसी के वर्ग को 1 के साथ माइनस करके अंडर रूट लगाने वाला हूँ। और ये जो साइन इनवर्स है इसको लिखने जा रहा हूँ कॉस इनवर्स, ठीक, जो कि आएगा √1 - 13/85 का होल स्क्वायर। इसका भी वही कहानी चलेगा इसी की तरह से, ठीक। चलिए यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ कॉस इनवर्स √85 का वर्ग ऋण 13 का वर्ग बटे 85 का वर्ग, दोनों का लघुत्तम 85 का वर्ग आएगा। ये आएगा 85 में 13 जोड़ेंगे और उसी 85 में 13 घटाएंगे तो 13 जोड़े तो 98, घटाए तो कितना आ गया 72, बटे में आ गया 85 का वर्ग। अब ये देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ 98 × 72। ये 98 अपना 2 दिया तो ये 49 बना, उसको 2 दे दिया तो 144 बन गया। मतलब ये आधा खुद हो गया और इसको डबल कर दिया यार, खुद आधा हो के दूसरे को डबल कर दिया, वही से मतलब हुआ कि नहीं। 49 का 7 और x का 44 का 12, ठीक। ये टोटल ऊपर वाला जो उत्तर आएगा वो आ गया 7 × 12 बटे 85 का वर्ग लगा हुआ है, वर्गमूल भी लगा हुआ है, खाली बचेगा 85। कॉस इनवर्स 84/85 बराबर RHS। सिद्ध हो गया, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले के लिए। अभी देखिए अंतिम आ चुका है भैया, ठीक है। चलिए अब ये देखो ये अथवा वाला है, बोला था मैं। चलिए इसका हल निकालते हैं। यहाँ पर क्या दिया है जरा ध्यान से देखो, tan इनवर्स x√1/x√2 धन tan इनवर्स x(1/x2) बराबर दिया है π/4। सूत्र क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, क्लियर हो गया बात, वह tan इनवर्स चलिए x गुणित y बटे x धन y बटे, ठीक, डिवाइड में आएगा 1 - xy। ये मैं नियम लगाने वाला हूं, ये x को दिखा रहा है, ये y को। तो चलिए हम लगा लेते हैं tan इनवर्स, ठीक, कितना आ गया जरा देख लो, कितना आ गया मेरा x√1/x√2 धन x धन 1/x धन 2 पूरे का बटा 1 - x√1/x√2 और x धन 1/x धन 2 बराबर में आएगा π/4, ठीक। चलिए दोनों का नीचे गुणा कर लेते हैं, वही हमारा लघुत्तम हो जाएगा। तो नीचे में गुणा करने पर कितना आएगा x√2 x धन 2, ये तिर्यक गुणा होगा तो हमारा गुणा होगा वो होगा x√1 का x धन 2 के साथ, बीच में प्लस लगेगा, इधर के साथ तिर्यक x धन 1 का x√2 के साथ गुणा पूरे का बटा
अब देखो ये 1 और ये नीचे दोनों गुणा हो रहा है, तो दोनों का लघुत्तम भी वही आएगा, x ऋण 2 x धन 2। ये दोनों नीचे गुणा होकर तिर्यक गुणा होगा इधर। अब ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि एक बार वही चीज माइनस में है, एक बार प्लस में है, बीच में क्या लगेगा माइनस। अब ये एक का गुणा इधर तिर्यक इन दोनों के साथ होगा, तो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि एक बार माइनस और एक बार प्लस है, दोनों का नीचे हर है समान है, कट जाएगा। बगल में लिखना था आपको पाई/4। अब कुछ नहीं, इतना ही टेंशन था। अब देखो जरा यहाँ पर टेन इनवर्स, ये गुणा होगा x का x और 2 के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर धन 2x। फिर ऋण 1 का गुणा होगा x और 2 के साथ, तो आ गया ऋण x ऋण 2। बीच में आपका लगा रहेगा प्लस, ये प्लस x का x के साथ होगा, ऋण 2 के साथ होगा, एक्स स्क्वायर ऋण 2x। अब धन 1 का x धन x ऋण 2 के साथ होगा, x ऋण 2 पूरे का बटा, ये देखो एक्स स्क्वायर ऋण 4, ये ऋण दोनों के लिए है, तो ऋण x का वर्ग और जो ऋण है वो धन हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात? ठीक, क्लियर है? चलिए, बराबर में आएगा मेरा पाई/4। अब देखो यहां ध्यान से देखेंगे, क्लियर हो गया बात? चलिए यहां तक क्लियर है बिल्कुल। x का वर्ग x का वर्ग, ये 10 उधर जाएगा, 10 इनवर्स उधर जाकर 10 बनेगा, यहाँ पर आ गया 2x का वर्ग, ये 2 ऋण में है, धन में कट जाएगा, ऋण x, ये धन x के साथ कट जाएगा, ऋण 2 और ऋण 2 ऋण 4 हो जाएगा बटे, ये इसके साथ कटेगा, ऋण 4 में 1 जुड़ेगा तो ऋण 3 आएगा, बराबर 10 पाई/4। और 10 पाई/4 का मतलब होता है 1। ऋण 3 1 के साथ गुणा होगा, और ये आ जाएगा 2x का वर्ग ऋण 4 बराबर ऋण 3, ये पक्षांतर होगा, 4 ऋण 3 बराबर 1 होगा, और x का वर्ग आएगा 1/2, और x का मान आएगा ±1/√2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखो हमारा अगला, और ये हो सके तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न। ठीक, चलिए अंतिम प्रश्न है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये देखो, पीए और पीबी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब भी दो स्वतंत्र घटना रहता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणित पीबी हो जाता है। जब स्वतंत्र घटना हो। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। ए की प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता, तो क्या वो माना गया है पी ए, और बी के होने की प्रायिकता को क्या मान लिया हमने पीबी। अब ए के नहीं होने की प्रायिकता, ए के ना होने की प्रायिकता, बराबर पी ए डैश, डैश लगा लिया मतलब वो नहीं हो रहा है। बी के ना होने की प्रायिकता पी बी डैश। यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। कभी भी आपके घटना कितने भी हो, कुल प्रायिकता एक होती है। ठीक है, कुल प्रायिकता है वो एक होती है, ये बात दिमाग में रख लीजिए आप। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए अब मैं लिखता हूं दोनों के ना घटने की प्रायिकता। ए नहीं हुआ अच्छी बात है, बी नहीं हुआ वो भी अच्छी बात है, दोनों ना होने की प्रायिकता।
दोनों ए एवं बी के न होने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा? पी ए डेस गुणित पी बी डेस, ना तो ए हुआ ना तो बी हुआ। इसको और क्या लिख सकते हैं? पी ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। ये नियम से, ठीक है, स्वतंत्र घटना है तो स्पष्ट हो गया बात? जी बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या बोल रहा है। प्रश्न कह रहा है न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता। न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता मतलब क्या है? देखो, दो लोग हैं, मेरी बात को समझो। एक ए है एक बी है। तीन कंडीशन, कंडीशन नंबर एक, ए और बी दोनों का हो जाए। कंडीशन नंबर दो, ए का हो लेकिन बी का ना हो। लेकिन एक का तो हुआ ना, कम से कम न्यूनतम एक जने का तो हुआ ना। बस इसका हो रहा है, एंड लगा लेता हूं। तीसरा कंडीशन, ए का नहीं हुआ लेकिन किसका हो गया? बी का हो गया। तो भी तो कम से कम एक जने का हुआ, न्यूनतम माने कम से कम। तो दोनों का हो रहा है तो भी हो रहा है, एक जने का तो हो ही रहा है। दोनों का हुआ मतलब हो तो रहा है ना, प्रायिकता आ रही है नहीं। ए का हो गया लेकिन बी का नहीं हुआ तो भी कम से कम एक जने का हुआ। बोलेंगे ना एक जने का तो हो तो गया कम से कम। बी का हुआ लेकिन ए का नहीं हुआ, फिर भी हम बोलेंगे ए का तो हुआ। तो इसको शॉर्टकट में नया तरीका से क्या लिख सकते हैं? नया तरीका में लिखेंगे, ठीक है, न्यूनतम, है ना, ए या बी के होने की प्रायिकता। तो हम इसको लिख सकते हैं कुल प्रायिकता, माने जितनी भी प्रायिकता है उसमें से दोनों के न होने की प्रायिकता को माइनस कर देते हैं। मतलब उस परिस्थिति को हटा देते हैं जिसमें दोनों का नहीं हुआ। तो जो बाकी शेष प्रायिकता बचा या बाकी जितना भी चांस बन रहा है उसमें किसी न किसी का तो होना ही होना है। तो कुल प्रायिकता में मैं दोनों, इसका इसका ए एवं बी के न होने की प्रायिकता को घटा देता हूं। और आपको पता होना चाहिए कुल प्रायिकता होती है एक, बीच में लगाएंगे माइनस। दोनों के न होने की प्रायिकता देख लीजिए आप, ये है। क्लियर हो गया बात? स्पष्ट है? चलिए, तो हमारा हो जाएगा पी ए डेस पी बी डेस, सिद्ध हो गया। और यदि और अच्छे से सिद्ध करना है, ठीक, तो हम और अच्छे से सिद्ध इसे कर सकते हैं। ऐसे देखो, हमारा सूत्र होता है कम से कम एक के घटने की प्रायिकता। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। या फिर कम से कम एक मतलब या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए। तो पी ए यूनियन बी, क्या सूत्र होता है? यूनियन का मतलब या तो ये या तो वो हो जाए। क्या हो जाएगा मेरा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के होने की प्रायिकता। क्लियर हो गया बात? चलिए, स्वतंत्र घटना है, ध्यान से देखना इसको भी। पी ए धन पी बी कितना हो जाएगा? एक। पी ए माने ए और बी दोनों को मिलाकर कुल प्रायिकता क्या हो जाएगा? एक माइनस
स्वतंत्र घटना होने की वजह से, क्लियर हो गया बात, स्वतंत्र घटना होने की वजह से हमारे पास ये आ जाएगा पी ए डेस पी डेस। क्लियर हो गया बात, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये 2 लाइन का है और ये पूरा डिटेलाइजेशन है 4 नंबर के लायक। एक एक चीजों को समझा के अच्छे से हमने समझा दिया है। स्पष्ट हो गया बात, क्लियर हो गया। चलिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आज का ये जो आगे देख लेते हैं, नहीं 4 नंबर वाला जो वीडियो है उसका दूसरा भाग में पूरे प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से हमने स्पष्ट करते हुए समझाया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कुछ राय, अपनी सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, जिन्होंने अभी तक 6 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण जो 4 मैंने वीडियो बनाए हैं वो अभी तक देखे नहीं हैं, लिंक उनके लिए मैंने सादर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आमंत्रित कर दिया, वहां से देख लीजिए, कृपया करके देख लीजिए सारे प्रश्न, यही मौका है। उसके पश्चात इसका पहला भाग भी आप देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।